चलिए आज हम नया इंसेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशम कीट या सिल्क वर्म। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें भी इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में सबसे पहले संघ है इसका। तो ये संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा, रेशम कीट का। और वर्ग क्या है इसका? वर्ग है इंसेक्टा। और उपवर्ग सब क्लास क्या है? टेरिगोटा, मतलब पंख वाले। और नेक्स्ट है गण या ऑर्डर, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, फैमिली कुल है इसका, फैमिली है बॉम्बेसाइडी। अब देखिए इसमें दो फैमिली हैं इसकी, एक बॉम्बेसाइडी है और एक सैटर्निडी है। ठीक है, तो बॉम्बेसाइडी जो फैमिली है उसमें बॉम्बेसाइडी में आता है शहतूत रेशम कीट। और इसकी कुछ और प्रजातियां हैं, अन्य प्रजातियां, वो आती हैं सैटर्निडी फैमिली में, जिसमें है टसर रेशम कीट, एरी रेशम कीट, मूंगा रेशम कीट और देव मूंगा रेशम कीट। तो ये चार स्पीशीज जो हैं, प्रजातियां, वो सैटर्निडी फैमिली में आती हैं। बाकी जो शहतूत रेशम कीट है उसकी फैमिली है बॉम्बेसाइडी। तो याद रखना है, दो फैमिली हैं रेशम कीट की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसका वंश या जीनस बॉम्बिक्स है, वंश बॉम्बिक्स है। और इसकी जो प्रजाति है या स्पीशीज है वो है मोराई। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जीव वैज्ञानिक नाम? वेरी गुड, बॉम्बेक्स मोराई इसका जीव वैज्ञानिक नाम होगा, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। नीचे आप देख पा रहे हैं रेशम कीट का जीव वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोराई है। और साथ में इसके जो लार्वा होता है, इसके लार्वा को हम चाइनीज सिल्कवर्म या मलबेरी सिल्कवर्म भी कहते हैं। इसके द्वारा जो रेशम उत्पन्न होता है उसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। आगे इसका आकार वगैरह से संबंधित चीजें हैं। तो आगे लिखा है इसका आकार। ठीक है, तो इसका आकार देख लेते हैं। आकार में लिखा है बॉम्बेक्स मोरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी व पुष्ट शरीर वाली होती है। इसका रंग हल्का पीला या सफेद होता है। ठीक है, कितना होता है इसका साइज बॉम्बेक्स मोरी का? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रंग कैसा होता है? हल्का पीला या सफेद। आगे है उपांग। इसमें कौन कौन से उपांग होते हैं? अब इंसेक्ट है, आपको पता ही है, मैंने बताया था इंसेक्ट के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, वही इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें जैसे कि इसमें एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र ज्वाइंट आई, और वयस्क में, एडल्ट में जो प्रोन हुआ उसमें साइफन आकार के मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स। जबकि लार्वा में जबकि लार्वा में मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वयस्क में अलग होते हैं और लार्वा में अलग होते हैं। लार्वा में जो माउथ पार्ट्स होंगे वो काटने व चबाने वाले होंगे, और एडल्ट या वयस्क में जो होंगे वो साइफन के आकार के होंगे। ठीक है, आगे कुछ रेशम कीट की प्रजातियां हैं जो कि हम अभी देखे थे, अलग अलग फैमिली में, तो वो भी देख लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है रेशम कीट की प्रजातियां। इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहली प्रजाति है टसर रेशम कीट। तो टसर रेशम कीट, इसका बॉटनिकल नेम या जीव वैज्ञानिक नाम है एंथेरेइया पेफिया। साइंटिफिक नेम है इसका एंथेरेइया पेफिया। ये कहाँ पर पाली जाती है? तो ये बंगाल में, असम व उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है। और ये किसकी यह साल साल पेड़ होता है, बेर और गूलर वृक्ष आदि की पत्तियां खाता है। और यह एक प्रकार का अर्धपालित
अर्धपालित कीट है, मतलब कि आधा पाला जाता है, आधा अपने आप ये सरवाइव कर, मतलब कि खुद ही वो कर जाता है, पल जाता है। इससे भूरे रंग का रेशम जो है प्राप्त होता है, भूरे रंग का रेशम प्राप्त होता है, ध्यान रखना है टसर रेशम कीट से। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, इसकी नेक्स्ट जो प्रजाति है वो है एरी रेशम कीट, और इसका वैज्ञानिक नाम है, जी वैज्ञानिक नाम है फिलोसोमिया रिसिनी या अटेकस रिसिनी। ये मैं आपसे कल पूछूंगा, आप याद कर लेना इसके वैज्ञानिक नाम, जी वैज्ञानिक नाम, ठीक है। एरी रेशम कीट का पालन, ध्यान रखना, एरी रेशम कीट का पालन एरीकल्चर कहलाता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो आंसर आएगा सेरीकल्चर। क्या आएगा? सेरीकल्चर। तो देखिए रेशम कीट का किसी, अगर रेशम कीट पूछा है तो सेरीकल्चर, और अगर उसमें भी स्पेशल पूछ लिया कि एरी रेशम कीट का जो पालन है वो क्या कहलाता है, तो आंसर आएगा एरीकल्चर। ठीक है। मुख्यतः असम के जंगलों में पाया जाता है, किंतु आजकल बिहार, उड़ीसा, मद्रास में भी मिलता है। इससे प्राप्त होने वाला जो रेशम है वो लाल रंग का होता है एवं मजबूत होता है। मजबूत होने के कारण इसका उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है, और इसका जो लार्वा है वो अरंडी की या कस्टर की पत्ती खाता है। ठीक है। तो मजबूत होता है इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है? पैराशूट बनाने में। ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अगला स्पीशीज है मूंगा, मूंगा रेशम कीट, या इसको हम बोलते हैं एंथेरेइया असामा। मूंगा रेशम कीट एंथेरेइया असामा, ये बिहार में, पश्चिम बंगाल व असम में देखने को मिलता है, पाला जाता है। इससे प्राप्त होने वाला जो रेशम है उसको हम मूंगा रेशम कहते हैं। ठीक है। आगे अगली स्पीशीज है देव मूंगा रेशम कीट, या इसका जीव वैज्ञानिक नाम है थायोफिलिया रिसिनी। ये उत्तर प्रदेश व हिमालय में मिलता है। इससे प्राप्त धागा जो है वो मजबूत भी होता है, साथ में मीठा भी होता है, और इसी के कारण, मीठा होने के कारण इसका प्रयोग मछली के जाल बनाने में किया जाता है। और यह फाइकस, मतलब पीपल एवं बरगद। देखिए पीपल का वैज्ञानिक नाम होता है, या बोटनिकल नेम है फाइकस रिलीजियोसा, ये लिखा है आपको देख पा रहे हैं। और ये बरगद होता है, बरगद का साइंटिफिक बरगद का बोटनिकल नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। इसकी पत्तियां खाता है। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसकी दो और प्रजातियां बची हैं, वो भी देख लेते हैं। आगे जैसे कि पांचवी प्रजाति है बॉम्बेक्स मोराई, इसको हम मलबेरी या शहतूत रेशम कीट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा यही पाला जाता है, बॉम्बेक्स मोराई, क्योंकि इसके प्राप्त होने वाला जो रेशम है वो श्रेष्ठ, अच्छी क्वालिटी का होता है, गुणवत्ता वाला होता है। इसका ओरिजिन प्लेस, मातृभूमि तो चीन है, लेकिन भारत में ये पंजाब, पश्चिम बंगाल, सॉरी, भारत में ये पश्चिम बंगाल, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाला जाता है। और फिर लास्ट की छठवीं स्पीशीज है औंक रेशम कीट। ये औंक रेशम कीट औंक की पत्ती खाता है, औंक का एक प्लांट होता है। हिमालय में इसकी प्रजाति एंथेरेया रॉयली को पाला जाता है, ए रॉयली को पाला जाता है। यह अच्छी किस्म का रेशम जो है प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर है? इसकी स्पीशीज तो ये तो आपको याद ही करना है। ठीक है। ठीक है। आगे इसका लाइफ साइकिल है, वो भी देख लेते हैं। आगे इसका लाइफ साइकिल, जीवन इतिहास, तो जीवन इतिहास देख लेते हैं। जीवन इतिहास में रेशम का कीट एक मौत है,
इसमें वयस्क कुछ भी नहीं खाता है। अब देखिए मौत क्या होता है, इसमें वयस्क जो है खाना पीना छोड़ देता है, केवल लार्वा ही क्या करता है, इसकी पत्तियां खाता है। नर तथा मादा कीट उदर की नोक से नोक मिलाकर विपरीत दिशा में मुंह करके मैथुन करते हैं, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन केंचुए में भी होती है। रेशम कीट में पूर्ण कायांतरण कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आगे इसमें कुछ स्पीसीज हैं, वो भी देख लेते हैं। इसकी दो जातियां देखने को मिलती हैं। एकल भ्रूणीय जाति है, इसको हम यूनिवोल्टाइन भी बोलते हैं। और एक अभी ये एकल भ्रूणीय जाति है यूनिवोल्टाइन, क्या होता है, ये ठंडे देशों में कीट की प्रतिवर्ष मतलब एक साल में एक ही जनरेशन पाली जाती है या पाई जाती है। इससे प्राप्त रेशम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब एक साल में एक ही पीढ़ी जनरेशन पाली जा रही है, इसलिए इसका जो क्वालिटी है रेशम की वो अच्छी होती है। और एक होता है बहुभ्रूणीय जाति या मल्टी वोल्टाइन। अब ये बहुभ्रूणीय जाति या मल्टी वोल्टाइन इसमें क्या होगा, तो हमारे देश में एक वर्ष में जब 2 से 7 जनरेशन ली जाती हैं, तो इसमें 7 पीढ़ियां तक ली जा रही हैं। अब ज्यादा पीढ़ियां हो जाती हैं, इसलिए इनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इनके द्वारा उत्पन्न रेशम की मात्रा तो ज्यादा होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। चलिए ठीक है। तो बाद में ले लेना। चलिए आगे इसका लाइफ साइकिल है, ये देख लेते हैं। जीवन चक्र। जीवन चक्र में वही, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि एडल्ट है, एडल्ट से 3 दिन में कौन निकल आया, अंडा। ठीक है। अब देखिए अगर अंडा अगर सर्दियों में है, तो सर्दियों में टाइम है तो अंडे से 30 दिन लगेंगे लार्वा बनने में। गर्मी, देखिए सर्दी में 30 दिन और गर्मी में 10 से 12 दिन। और वही इसी प्रकार लार्वा, अगर लार्वा से प्यूपा बन रहा है, गर्मी है, तो 30 से 35 दिन लगेंगे। और सर्दी है तो 3 से 4 महीने लगेंगे। 4 दिन नहीं है, 3 से 4 महीने। फिर अगर प्यूपा से वयस्क बन रहा है, गर्मी है तो 1 महीना लगेगा, सर्दी है तो 3 से 5 महीना लगेगा। क्लियर। और आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, जो रेशम कीट होता है उसके लार्वा को हम केटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटरपिलर। हाँ हाँ। अब फोन लगा रहे हैं वो बच्चे। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, केटरपिलर। रेशम कीट की लार्वा को केटरपिलर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, इसमें लिखा है अंडे के फूटने पर एक लार्वा बाहर निकलता है, वो तो निकलेगा ही, जिसको हम केटरपिलर बोलेंगे, लार्वा को केटरपिलर बोलते हैं। अब ये लार्वा क्या करेगा, शहतूत की पत्तियां खाएगा। शहतूत का जो प्लांट होता है मोरस एल्वा, उसकी पत्तियां खाता है। तथा 4 से 5 दिन बाद इसमें पहली बार फर्स्ट बार मोल्टिंग या निर्मोचन होता है। लार्वा में अंड निक्षेपण के 21 से 25 दिन बाद चौथी बार मोल्टिंग होती है। तो 21 से 25 दिन बाद ये चौथी बार मोल्टिंग या निर्मोचन होगा। और फर्स्ट मोल्टिंग 4 से 5 दिन बाद होगी। और मोल्टिंग के बाद पूर्ण विकसित जो कैटरपिलर होगा वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। और जो क्या करेगा, पत्ती खाना बंद कर देता है। आपको पता है ना, मौत इसी को बोलते हैं, जब वो खाना पीना बंद कर देता है तो उसको हम मौत बोलेंगे। ठीक है। जिसमें सुविकसित लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इस विकसित कैटरपिलर की लार ग्रंथियों से लार को एक छिद्र होता है स्पिनरेटर नामक छिद्र, उससे बाहर निकाला जाता है, जो कि हवा के एयर के कांटेक्ट में आने से मजबूत या दृढ़ हो जाता है।
और बारीक रेशम के धागे में बदल दिया जाता है। इन धागों को कैटरपिलर अपने चारों ओर लपेटता है व ककून निर्माण करता है। तो देखिए ककून निर्माण आपने पहले भी पढ़ चुका है। ये वो लार ग्रंथियों से यहाँ पे लार ग्रंथियों से लार निकालेगा, स्पिंडलेटर नामक छिद्र से ये क्या करेगा, अपने चारों ओर बॉडी पे लपेट लेता है। बाद में ये, हाँ, बाद में कोकून बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, कोकून के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे लिखा है रेशम के धागों को आपस में जोड़ने का काम सेरेथिन नामक प्रोटीन करता है। तो जो कोकून बनता है ना, उसमें ये जो लेयर बनती है इस टाइप से, एक मिनट, जैसे ये है, और इस पे ये जो ऐसे धागे जो आपस में जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, वो सेरेसिन नामक प्रोटीन से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आगे लिखा है एक ककून में 1000 से 1500 मीटर लंबा धागा होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लंबा धागा होता है। ठीक है, 1000 से 1500 मीटर लंबा धागा होता है। ककून निर्माण में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। ककून जो है पीले रंग का होता है और ककून के अंदर कैटरपिलर परिवर्तित होकर, मतलब चेंज हो जाता है प्यूपा में। अब प्यूपा का एक और नाम है, प्यूपा को हम क्राइसेलिस भी बोल सकते हैं। तो प्यूपा या क्राइसेलिस में बदल जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले एक ककून का जो है भार कितना होता है रेशम कीट के, तो 1.8 से 2 ग्राम होता है। 1.8 से 2 ग्राम होता है। ठीक है, आगे लिखा है प्यूपा या क्राइसेलिस से वयस्क रेशम कीट बनने में गर्मी में 1 महीना व ठंड में 3 से 5 महीने, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, अभी वही लिखा है, लगते हैं। वयस्क कीट जो एडल्ट होता है वो एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है, निकालता है, जिससे कोकून व अगला भाग गल जाता है। अब गलेगा तो इसमें छेद करके जो है वयस्क कीट बाहर निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो वयस्क कीट बाद में मादा कीट से मैटिंग करता है, समागम करता है, और वही 3 से 4 दिन बाद मर जाता है। मतलब कि जो नर कीट है, नर कीट का एक ही उद्देश्य है, प्रजनन करना होता है। प्रजनन के बाद वो तुरंत 3 4 दिन के अंदर मर जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। आगे वही जैसे कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो आर्थिक महत्व में अपन देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है व्यवसायिक तौर पर, पहला पॉइंट, व्यवसायिक तौर पर रेशम कीट की सहायता से रेशम का उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। ये तो अपने को अभी पढ़ चुके थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है ककून को गर्म पानी में डुबोकर मारने की जो प्रोसेस है उसको हम स्टिफलिंग कहते हैं। गर्म पानी में डुबोकर मारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट है मरे हुए ककून से रेशम के धागे को निकालना रीलिंग कहलाता है। मरे हुए ककून से रेशम के धागे को निकालना रीलिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रेशम कीट की पहचान व जानकारी सबसे पहले चीन को प्राप्त थी, और विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन चीन में होता है, फिर जापान में, तथा इसके बाद भारत में। मतलब कि आपसे कोई पूछ ले कि रेशम कीट उत्पादन में भारत की कौन सी पोजीशन है, तो क्या आएगा आंसर, तीसरी, थर्ड पोजीशन। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ किलोग्राम रेशम बनता है, तथा इसका 50% केवल मैसूर में बनता है, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है, कहाँ बनता है, मैसूर कर्नाटक में। आगे अगला पॉइंट है 1943 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में स्थापित किया गया। तो रेशम कीट से संबंधित रिसर्च सेंटर, एक प्रक्षेत्र जो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र, कहाँ खोला गया, पश्चिम बंगाल बहरामपुर में खोला गया। आगे है भारत में रेशम कीट का प्रथम सबसे पहले अध्ययन 1905 में लेप्टॉप वैज्ञानिक ने पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में किया सबसे पहले। इसके बाद भारतीय रेशम अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैसूर कर्नाटक में मौजूद है। और मैंने बोला था जहाँ पर
रिसर्च सेंटर होते हैं मोस्टली, वहीं पे उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मोस्टली मिलता है। तो ये कर्नाटक 50% रेशम का उत्पादन करता है इंडिया का। भारत में रेशम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र तो और भी स्थानों पर हैं, वो भी देख लेते हैं। कर्ण जैसे कि लिखा है कर्नाटक, कर्नाटक में बेंगलोर में है। और भी ये अनुसंधान रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है ना। तो रेशम उत्पादन संस्थान पूछ ले भारतीय, तो वो आएगा मैसूर कर्नाटक में। झारखंड रांची में है, उत्तर प्रदेश देहरादून एंड मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में मौजूद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे, आगे कुछ फैक्ट है, कुछ पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है 1995 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित किया गया। अगर सिल्क बोर्ड की पूछ ले तो ये भी 1995 में बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित किया गया। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में तराई रेशम विकास परियोजना, मतलब एक प्रोजेक्ट होता है, उस द्वारा रेशम उद्योग में काफ़ी विकास चल रहा है। मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है तराई रेशम विकास परियोजना, उसके द्वारा इसको मोटिवेट किया जा रहा है। रेशम कीट में केटरपिलर में 5 जोड़ी मिथ्या मतलब की झूठी, मिथ्या मतलब झूठी टांगें होती हैं, जो कि 3, 4, 5, 6, 10वें खंड में पाई जाती हैं। तो ये 5 जोड़ी झूठी टांगें होती हैं, मिथ्या टांगें होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से खंड पर होती हैं, तो 3, 4, 5, 6 और 10वें खंड पर होती हैं। इसके बाद आगे, आगे लिखा है 8वें उदरखंड की पृष्ठ सतह से एक श्रृंगी उपांग निकलता है। तो 8वां उदरखंड जो होता है और उसकी पृष्ठ सतह से एक श्रृंगी मतलब कि एक अलग से स्पेशल उपांग निकलता है, श्रृंग जैसा, उभार जैसा, एंटीना जैसा, जिसे पृष्ठीय सूक या डोर्सल स्पाइन कहते हैं। तो ये याद रखना है, 8वें उदरखंड की पृष्ठ सतह से एक श्रृंगी उपांग निकलता है रेशम कीट में, जिसे हम पृष्ठीय सूक या डोर्सल स्पाइन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, इसको आज खत्म कर लेते हैं अभी। चलिए इसको देख लेते हैं। आगे है स्टिपलिंग, स्टिपलिंग की क्रिया ककून निर्माण के 10 दिन बाद करना चाहिए। अब स्टिपलिंग मतलब क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। तो स्टिपलिंग की क्रिया ककून निर्माण के 10 दिन बाद करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4 से 5 ककूनों की रिलिंग से प्राप्त रेशम को कच्चा रेशम कहते हैं। अभी रिलिंग भी बताया था मैंने क्या होता है। हाँ, इसे पानी में उबालकर साफ करके रासायनिक अम्लों के घोल में धोया जाता है और एवं इस प्रकार प्राप्त धागों को ऐंठकर पक्का रेशम बनाया जाता है, जिसे हम फाइबर रेशम भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पक्का रेशम जो है वो कैसे बनता है। तो ये कच्चे रेशम जो होता है उसको रासायनिक अम्ल से हम जब सब धोकर साफ कर लेते हैं और ऐंठकर जो बनाते हैं रेशम, उसको हम पक्का रेशम बोलते हैं। हाँ, या फाइबर रेशम भी कहते हैं। आगे अगला है कच्चे रेशम से पक्के रेशम बनाने की क्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। ठीक है, आगे लिखा है क्षतिग्रस्त जो टूटे फूटे ककून या व्यर्थ बचे हुए धागे से भी हम रेशम बनाते हैं, जिसे हम स्पन सिल्क कहते हैं। स्पन सिल्क कहते हैं, ठीक है। तो स्पन सिल्क किसको बोलेंगे? क्षतिग्रस्त ककून व व्यर्थ बचे धागों से रेशम बनाएंगे, उसको हम स्पन सिल्क कहेंगे। 10 मिनट और बचे हैं, इस मीटिंग को खत्म करता हूँ फटाफट। आगे ककून से रेशम धागा निकालने हेतु 2 यंत्र हैं, आइलेट और गाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेशम उद्योग स्थापित करने से पहले शहतूत के बाग लगाना आवश्यक। मतलब आप रेशम उत्पादन करना चाह रहे हो
तो उससे पहले आपको शहतूत के बाग लगाना जरूरी है, क्योंकि वो उसी को खाएंगे और उसी पर पलेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, एक केटरपिलर अपने जीवन काल में अपने वजन या भार का लगभग 30,000 गुना पत्तियां खा जाता है। तो 30,000 गुना पत्तियां खा जाता है, इसलिए हमको शहतूत के बाग लगाना पहले मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आगे है, रेशम कीट के शत्रु हैं। तो शत्रु में यूजी फ्लाई है एक शत्रु, चींटियां तो है ही, भृंग है। ठीक है। आगे रेशम कीट से संबंधित कुछ रोग हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो रेशम कीट से संबंधित रोग में सबसे पहले देखते हैं, पहला रोग है पेब्राइन। पेब्राइन एक बीमारी है का नाम है जो रेशम कीट में लगती है। यह बीमारी नोसेमा बॉम्बैक्स प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है तथा यह बीमारी संपर्क द्वारा एक से दूसरे कीट में फैलती है। यहाँ यह कीटों की अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी है रेशम कीट की, जिसका नाम है फ्लेचरी। तो यह एक जीवाणु जनित बीमारी है जो हैजे की तरह आंत की एक बीमारी है। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी है सफेद फ्लेचरी। यह विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है जो कि दूषित पत्तियों को खाने से होती है तथा यह विषाणु लार्वा को ग्रसित करता है और नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेसरी रोग। ये भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मस्कार्डिन रोग। ये कवक या फफूंद के द्वारा होता है मस्कार्डिन रोग। फिर नेक्स्ट है ग्रे टाइन रोग। ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, पराबैंगनी किरणें, उन पराबैंगनी प्रकाश व स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है कोर्ट रोग। ये भोजन में पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है, भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण। चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताएं जरा। कल अपन नेक्स्ट इंसेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए।